नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आज मैं आपको सआदत हसन मंटो जी की कहानी खुदा कसम सुनाने जा रही हूँ। उधर से मुसलमान और इधर से हिंदू अभी तक आ जा रहे थे। कैंपों के कैंप भरे पड़े थे, जिनमें मिसाल के तौर पर तिल धरने के लिए वाकई कोई जगह नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें लोग ठूसे जा रहे थे। गल्ला नाकाफी है, सेहत की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं, बीमारियां फैल रही हैं। इसका होश किसको था? एक अफरा तफरी का वातावरण था। सन 48 का आरंभ था, संभवतः मार्च का महीना था। इधर और उधर दोनों तरफ रजाकारों के जरिए से अपहृत औरतों और बच्चों की बरामदगी का प्रशंसनीय काम शुरू हो चुका था। सैकड़ों मर्द, औरतें, लड़के और लड़कियां इस नेक कार्यवाही में हिस्सा ले रहे थे। मैं जब उनको कार्यरत देखता तो मुझे बड़ी आश्चर्यजनक खुशी हासिल होती। यानी खुद इंसान की बुराइयों के आसार मिटाने की कोशिश में लगा हुआ था। जो असमतें लुट चुकी थी, उनको और अधिक लूट खसोट से बचाना चाहता था। किस लिए? इसलिए कि उसका दामन और अधिक धब्बों और दागों से भरपूर ना हो। इसलिए कि वह जल्दी जल्दी अपनी खून से लिथड़ी उंगलियों को चाट ले और अपने जैसे पुरुषों के साथ दस्तरखान पर बैठकर रोटी खाए। इसलिए कि वह इंसानियत का सुई धागा लेकर जब तक दूसरे आंख बंद किए हैं असमतों के चाक रफू कर दे। कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन इन रजाकारों की जद्दोजहद फिर काबिल कद्र मालूम होती थी। उनको सैकड़ों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। हजारों बखेड़े थी जो उन्हें उठाने पड़ते थे, क्योंकि जिन्होंने औरतें और लड़कियां उठाई थी अस्थिर थे। आज इधर कल उधर, अभी इस मोहल्ले में, अभी दूसरे मोहल्ले में, और फिर आसपास के आदमी भी उनकी मदद नहीं करते थे। अजीब अजीब दास्तानें सुनने में आती थी। एक लियाजा अफसर ने मुझे बताया कि सहारनपुर में 2 लड़कियों ने पाकिस्तान में अपने माँ बाप के पास जाने से इनकार कर दिया। दूसरे ने बताया कि जब जलंधर में जबरदस्ती हमने एक लड़की को निकाला तो काबिज के सारे खानदान ने उसे यूं अलविदा कही जैसे वो उनकी बहू है और किसी दूर दराज सफर पर जा रही है। कई लड़कियों ने माँ बाप के खौफ से रास्ते में आत्महत्या कर ली। कुछ सदमों की ताब न लाकर पागल हो चुकी थी। कुछ ऐसी भी थी जिनको शराब की लत पड़ चुकी थी। उनको प्यास लगती तो पानी के बजाय शराब मांगती और नंगी नंगी गालियां बकती। मैं उन बरामद की हुई लड़कियों और औरतों के बारे में सोचता तो मेरे मन में सिर्फ फूले हुए पेट उभरते। इन पेटों का क्या होगा? उनमें जो कुछ भरा है उसका मालिक कौन बने? पाकिस्तान या हिंदुस्तान? और वो 9 महीने की बार बरदारी, उसकी उजरत पाकिस्तान अदा करेगा या हिंदुस्तान? क्या वह सब जालिम फितरत या कुदरत के बही खाते में दर्ज होगा? मगर इसमें कोई पन्ना खाली रह गया है। बरामदा औरतें आ रही थी, बरामदा औरतें जा रही थी। मैं सोचता था, ये औरतें भगाई हुई क्यों कहलाई जाती थी? इन्हें अपहृत कब किया गया है? अपहरण तो एक बड़ा रोमांटिक कार्य है जिसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल होते हैं। वे एक ऐसी खाई है जिसको फांदने से पहले दोनों रूहों के सारे तार झनझना उठते हैं। लेकिन ये अगवा कैसा है कि एक निहत्ती को पकड़कर कोठरी में कैद कर लिया। लेकिन वह जमाना ऐसा था कि तर्क, वितर्क और फलसफा बेकार चीजें थी। उन दिनों जिस तरह लोग गर्मियों में भी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर सोते थे, इसी तरह मैंने भी अपने दिल दिमाग की सब खिड़कियां व दरवाजे बंद कर लिए थे। हालांकि उन्हें खुला रखने की ज्यादा जरूरत उस वक्त थी, लेकिन मैं क्या करता?
मुझे कुछ सूझता नहीं था। बरामदा औरतें आ रही थी, बरामदा औरतें जा रही थी। ये आवागमन जारी था, तमाम तिजारती विशेषताओं के साथ, और पत्रकार, कहानीकार और शायर अपनी कलम उठाए शिकार में व्यस्त थे। लेकिन कहानी और नज्मों का एक बहाव था जो उमड़ा चला आ रहा था। कलमों के कदम उखड़ उखड़ जाते थे, इतने सहज थे कि सब बौखला गए थे। एक लिहाजा अफसर मुझसे मिला, कहने लगा, तुम क्यों गुमसुम रहते हो? मैंने कोई जवाब न दिया। उसने मुझे एक दास्तान सुनाई। अपहृत औरतों की तलाश में हम मारे मारे फिरते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव, फिर चौथे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कूचे कूचे, बड़ी मुश्किलों से लक्ष्य मोती हाथ आता है। मैंने दिल में कहा, कैसे मोती? मोती नकली या अगली? तुम्हें मालूम नहीं हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताने वाला था। हम बॉर्डर के इस पार सैकड़ों फेरे कर चुके हैं। अजीब बात है कि मैंने हर फेरे में एक बुढ़िया को देखा, एक मुसलमान बुढ़िया को, अधेड़ उम्र की थी। पहली मर्तबा मैंने उसे जलंधर में देखा। परेशान हाल, खाली दिमाग, वीरान वीरान आंखें, गर्द व गुबार से अटे हुए बाल, फटे हुए कपड़े। उसे तन का होश था न मन का, लेकिन उसकी निगाहों से ये साफ जाहिर था कि वो किसी को ढूंढ रही है। मुझे बहन ने बताया कि ये औरत सदमे के कारण पागल हो गई है। पटियाला की रहने वाली है। इसकी इकलौती लड़की थी जो इसे नहीं मिलती। हमने बहुत जतन किए हैं उसे ढूंढने के लिए, मगर नाकाम रहे हैं। शायद बलवों में मारी गई है, मगर ये बुढ़िया नहीं मानती। दूसरी बार मैंने उस पगली को सहारनपुर के लारियों के अड्डे पर देखा। उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब और जर्जर थी। उसके होठों पर मोटी मोटी पपड़ियां जमी थी, बाल साधुओं के से बने थे। मैंने उसे बातचीत की और चाहा कि वह अपनी व्यर्थ तलाश छोड़ दे। चुनांचे मैंने इस मतलब से बहुत संगदिल बनकर उससे कहा, माई, तेरी लड़की कल कत्ल कर दी गई थी। पगली ने मेरी तरफ देखा। कत्ल? नहीं। उसके लहजे में फौलादी यकीन पैदा हो गया। उसे कोई कत्ल नहीं कर सकता। मेरी बेटी को कोई कत्ल नहीं कर सकता। और वो चली गई अपनी व्यर्थ तलाश में। मैंने सोचा, एक तलाश और फिर। लेकिन पगली को क्यों इतना यकीन था कि उसकी बेटी पर कोई कृपाण नहीं उठ सकती, कोई तेज धार या कुंद छुरा उसकी गर्दन की तरफ नहीं बढ़ सकता? क्या वह अमर थी, या क्या उसकी ममता अमर थी? ममता तो खैर अमर होती है। फिर क्या वह अपनी ममता ढूंढ रही थी? क्या इसने उसे कहीं खो दिया? तीसरे फेरे पर मैंने उसे फिर देखा, जब वह बिल्कुल चीथड़ों में थी, करीब करीब नंगी। मैंने उसके कपड़े दिए, मगर उसने कबूल ना किए। मैंने उससे कहा, माई, मैं सच कहता हूं, तेरी लड़की पटियाले में ही कत्ल कर दी गई थी। उसने फिर फौलादी यकीन के साथ कहा, तू झूठ कहता है। मैंने उसे अपनी बात मनवाने की खातिर कहा, नहीं, मैं सच कहता हूं। काफी रो पीट लिया है तुमने, चलो मेरे साथ, मैं तुमको पाकिस्तान ले चलूंगा। उसने मेरी बात न सुनी और बड़बड़ाने लगी। बड़बड़ाते बड़बड़ाते वह एकदम चौंकी। अब उसके लहजे में यकीन फौलाद से भी ठोस था। नहीं, मेरी बेटी को कोई कत्ल नहीं कर सकता। मैंने कहा, क्यों? बुढ़िया ने हौले हौले कहा, वह खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि उसे कोई कत्ल नहीं कर सकता, उसे तमाचा तक नहीं मार सकता। मैं सोचने लगा, क्या वाकई वो इतनी खूबसूरत थी? हर माँ की आंखों में उसकी औलाद चंदे आफताब, चंदे महताब होती है। लेकिन हो सकता है
وہ لڑکی واستव میں خوبصورت ہو، مگر اس طوفان میں کون سی خوبصورتی ہے جو انسان کے کھردرے ہاتھوں سے بچی ہے؟ ہو سکتا ہے پگلی اس تھوتے خیال کو دھوکہ دے رہی ہو۔ فرار کے لاکھوں راستے ہیں، دکھ ایک ایسا چوک ہے جو اپنے ارد گرد لاکھوں بلکہ کروڑوں سڑکوں کا جال بنا دیتا ہے۔ بارڈر کے اس پار کئی پھیرے ہوئے، ہر بار میں نے اس پگلی کو دیکھا۔ اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھی، دشتی کمزور ہو چکی تھی، ٹٹول ٹٹول کر چلتی تھی، مگر اس کی تلاش جاری تھی۔ بڑی تلنتا سے اس کا یقین اسی طرح استھر تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے، اس لیے کہ اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ بہن نے مجھ سے کہا، اس عورت سے مگز ماری فضول ہے، اس کا دماغ چل چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اسے پاکستان لے جاؤ اور پاگل خانے میں داخل کرا دو۔ میں نے اچت نہ سمجھا، اس کی یہ بھرامک تلاش تو اس کی زندگی کا ایک مات سہارا تھی جسے میں اسے چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے ایک لمبے چوڑے پاگل خانے سے، جس میں وہ میلوں کی یاترا طے کر کے اپنے پاؤں کے آبلوں کی پیاس بجھا سکتی تھی، اٹھا کر ایک چھوٹی سی چار دیواری میں قید کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آخری بار میں نے اسے امرتسر میں دیکھا۔ اس کی دینی استھتی ایسی تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے پاکستان لے جاؤں گا اور پاگل خانے میں داخل کرا دوں گا۔ وہ فرید کے چوک پہ کھڑی اپنی آدھی اندھی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ چوک میں کافی چہل پہل تھی۔ میں بہن کے ساتھ ایک دکان پر بیٹھا ایک اپہرت کی گئی لڑکی کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا، جس کے وشے میں ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ بازار سبونیا میں ایک ہندو بنی کے گھر موجود ہے۔ یہ گفتگو ختم ہوئی تو میں اٹھا کہ اس پگلی سے جھوٹ موٹ کہہ کر اسے پاکستان لے جانے کے لیے تیار کروں کہ ایک جوڑا ادھر سے گزرا۔ عورت نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، چھوٹا سا گھونگھٹ۔ اس کے ساتھ ایک سکھ نوجوان تھا، بڑا چھیل چھبیلا، بڑا تندرست اور تیکھے تیکھے نقشوں والا۔ جب یہ دونوں اس پگلی کے پاس سے گزرے تو نوجوان ایک دم ٹھٹک گیا۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر عورت کا ہاتھ پکڑ لیا، کچھ اس اچانک طور پر کہ لڑکی نے اپنا چھوٹا سا گھونگھٹ اٹھایا۔ لٹھے کی دھلی سفید چادر کے چوکھٹے میں مجھے ایک ایسا گلابی چہرہ نظر آیا جس کا حسن بیان کرنے میں میری زبان لاچار ہے۔ میں اس کے بالکل پاس تھا۔ سکھ نوجوان نے اس سوندریہ کی دیوی سے اس پگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمے سے کہا، تمہاری ماں۔ لڑکی نے ایک کھن کے لیے پگلی کی طرف دیکھا اور گھونگھٹ چھوڑ لیا، اور سکھ نوجوان کا بازو پکڑ کر بھیجے ہوئے لہجے سے بھی کہا، چلو۔ اور وہ دونوں سڑک سے ذرا ادھر ہٹ کر تیزی سے آگے نکل گئے۔ پگلی چلائی، بھاگ بھری، بھاگ بھری۔ وہ سخت پریشان تھی۔ میں نے پاس جا کر اسے پوچھا، کیا بات ہے مائی؟ وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا، کسے؟ اس کے ماتھے کے نیچے 2 گڈھوں میں اس کی آنکھوں کے بے نور ڈھیلے حرکت کر رہے تھے۔ اپنی بیٹی کو، بھاگ بھری کو۔ میں نے پھر اس سے کہا، وہ مر کھپ چکی ہے مائی۔ اس نے چیخ کر کہا، تم جھوٹ کہتے ہو۔ میں نے اس بار اس کو پورا یقین دلانے کی خاطر کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ مر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ پگلی چوک میں ڈھیر ہو گئی۔ دھنیہ واد۔ تو آپ کو کیسی لگی سعادت حسن منٹو جی کی یہ کہانی؟ کرپیا کمنٹ باکس میں اوشیہ بتائیں۔ اگلی بار ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ دھنیہ واد۔